हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड 2 का लेक्चर नंबर 11 देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब आप शेयर करेंगे जिस भी ग्रुप्स में जहाँ कहीं भी आप ऐड हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो लेक्चर पहुँच पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकेंगे, जो कि हमारा ध्येय है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरा आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, जिसके अंतर्गत हमारे सिलेबस में दिया हुआ है हमें लैंग्वेज डिफिकल्टीज पढ़नी है, एरर्स पढ़ना है, डिसऑर्डर्स पढ़ना है। यहाँ पे हमने चैलेंजेस देख लिया, लैंग्वेज डिफिकल्टीज क्या रहती क्या नहीं रहती हैं। जो ये लैंग्वेज डिफिकल्टी, एरर और डिसऑर्डर्स होता है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत हमें ये देखना रहता है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं, हमने चैलेंजेस को देख लिया, आज हम लैंग्वेज डिसऑर्डर देखेंगे। क्या देखेंगे? हम लैंग्वेज डिसऑर्डर देखेंगे। तो चलिए फिर हम क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। आपका यदि हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस का केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है, जो कि हम कल उसको डिस्कस कर लेंगे। आज हम ये वाला टॉपिक कर ले रहे हैं, कल हम बस उसको कंप्लीट करके फिर उसके बाद जितने भी पॉसिबल हो सकेगा तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, क्योंकि 15 नंबर का पेडागॉजी का यदि आपने जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको करवाया हुआ है, यदि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बस कर लेंगे, यदि आप वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपका 15 नंबर का जो है, और इंग्लिश ऐसा है कि यदि आपका सही है तो बिल्कुल सही है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि नहीं आपके नंबर कोई काट लिया कि क्या, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो आपका जो है डेफिनेटली बता रही हूँ, हमने जितना भी चीज कवर अप किया है उसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप बस अच्छे से ये वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी जितना पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमने किया अनसीन पैसेज, और भी यदि पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। तो डेफिनेटली जैसे कि 30 नंबर का आपका इंग्लिश पेडागॉजी आने वाला है, आपका मैक्सिमम नंबर आप खुद फील करोगे कि आपका इंग्लिश पेडागॉजी बहुत ही अच्छा गया है। ठीक, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है, भाषा विकार क्या होता है, बताइए भाषा विकार क्या होता है। अब हम ना शब्द से अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। भाषा क्यों आवश्यक पड़ती है, भाषा का अपना एक महत्व क्या है। तो भाषा क्या है कि हमें अपने भाव को दूसरों तक व्यक्त करने में ये मदद करती है, यानी कि संचार में ये मदद करती है। हमारी भाषा किसमें मदद करती है? संचार में, कम्युनिकेशन करने में मदद करती है। यदि भाषा में कोई विकार आ जाएगा, भाषा विकार आ गया, इसका मतलब वो कौन सा विकार कहलाता है? संचार विकार, संचार का विकार। लेकिन संचार आपको किससे करना है, किससे बात करनी है आपको? लोगों से। लोग कौन है? समाज के लोग हैं। कौन है? समाज के लोग हैं, सोसाइटी, सामाजिक लोग हैं। लोग कौन है? कौन हो? ये हम एक परिवार है। परिवार क्या है? तो समाज का सदस्य है। समाज कहाँ से आया? लोगों से आया। आप, हम, ये सभी लोग ही तो समाज बना लिए। तो किससे आपको बात करना है? लोगों से बात करना है। संचार किससे करना है? लोगों से करना है ना। तो यानी कि समाज के सदस्यों से करना है। इसका मतलब ये सामाजिक क्या है? सामाजिक संचार है। क्या है? कौन सा संचार है? ये सामाजिक संचार है। तो ये बताइए, यदि भाषा में विकार आया तो उसको आप क्या बोलोगे? संचार विकार। संचार विकार को हम, संचार किससे करना है? समाज के लोगों से करना है। तो क्या हम उसको समाज संचार विकार बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। सामाजिक संचार विकार बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंग्वेज डिसऑर्डर आर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। भाषा विकार क्या है? तो ये एक प्रकार का संचार विकार है
और इसीलिए सो दे आर कॉल्ड, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहा जाता है, इसीलिए इन्हें सामाजिक संचार विकार कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आया ये वाला पॉइंट आप लोगों को? ये जो भाषा विकार होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर आर ऑफ 3 टाइप्स, एंड व्हाट आर दे? फर्स्ट इज expressive language disorder, second is receptive language disorder, and third is mixed receptive expressive disorder. भाषा विकार 3 प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेसिव हो गया, रिसेप्टिव हो गया और मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव हो गया। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक, पहले देखते हैं कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है, यानी कि व्यक्त करना। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? व्यक्त करना, है ना? तो व्यक्त करना ये क्या होता है, आइए देखते हैं। पीपल हैव ट्रबल गेटिंग देयर मैसेज अक्रॉस व्हेन दे टॉक। लोगों को परेशानी होती है कि वो अपने मन के भाव को दूसरों तक व्यक्त कर सके जब वो बोल रहे हैं। हम पूरी बातें अपनी नहीं लोगों को बोल पाते हैं। जब हम अपनी बातें नहीं बोल पाते हैं, क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्यों नहीं बोलते? They often struggle to put words together into a sentence that makes sense. मन में तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि हमारे पास ना किस तरीके से हम जो बोलना चाहते हैं वो वर्ड्स को हम कैसे सेंटेंस में रखें, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए हम बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन हम बोल नहीं पाए। यानी कि हम व्यक्त तो बहुत कुछ करना चाहे, लेकिन हम व्यक्त कर नहीं पाए क्योंकि हमें अपने शब्दों को वाक्यों में सजाना नहीं आया। ये क्या होता है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। समझ में आया आप लोगों को? कहीं पे कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या समझने में कहीं पे कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है? कि लोगों को परेशानी होती है कि वो अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त कर पाए जब वो बोलते हैं। क्यों उनको ये परेशानी होती है? क्योंकि उनको अपने शब्दों को वाक्यों में सजाना नहीं आता, वाक्यों में सजाना नहीं आता, इसीलिए वो व्यक्त नहीं कर पाए। जब व्यक्त नहीं कर पाए तो ये कौन से प्रकार का भाषा विकार है? तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। ठीक, रिसेप्टिव क्या होता है? रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है? पीपल स्ट्रगल टू गेट द मीनिंग ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग, बिकॉज ऑफ दिस दे ऑफन रिस्पॉन्ड इन वेज दैट डोंट मेक सेंस। रिसेप्टिव मतलब क्या होता है? रिसीव करना। आपने ऐसा चीज रिसीव किया जो कि आपको समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया। पीपल स्ट्रगल टू गेट द मीनिंग ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग। लोगों को परेशानी होती है ये समझने में जो दूसरे बोल रहे हैं। जब हमने ये चीज को समझा ही नहीं कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, तो जब अब हम जवाब देंगे तो क्या उसका कोई मीनिंग बनेगा? व्यक्ति ने पूछा व्हाट, क्या क्या पूछा, आपने कुछ और बता दिया, आपने कुछ और बता दिया। समझ में आ रहा है? मतलब एक एग्जांपल है कि यहाँ पे यदि किसी ने कुछ कहा आपको समझ में नहीं आया, व्हाट अदर्स आर सेइंग, ठीक, तो जब वहां पे अब आप जवाब दोगे तो क्या करोगे? आप ऐसे जवाब दोगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, दैट डोंट मेक सेंस। ठीक है, तो ये होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी कि जो हमने ग्रहण किया वो क्या था? वो विकृत था। जो ग्रहण किया वही विकृत है, जब हम जवाब देंगे तो वो भी विकृत हो जाएगा। क्लियर है? रिसेप्टिव मतलब ग्रहण करना है, यानी कि हमें चीजें समझ में नहीं आई। एक्सप्रेसिव मतलब हम बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद में मिक्स्ड एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव डिसऑर्डर, ये क्या होता है? सम पीपल स्ट्रगल विथ बोथ यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, कि कैसे हम यूज करें लैंग्वेज को और कैसे हम समझें। चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर्स हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस। ये जो मिक्स्ड वाला होता है तो उनको तो परेशानी होती है, ना ही हम समझ पाए कि जो दूसरे बोल रहे हैं, ना ही हम समझ पाए, ना ही हम बोल पाए। तो ये मिक्स्ड है, एक्सप्रेसिव है और रिसेप्टिव डिसऑर्डर है। नोट पॉइंट है क्या है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर स्टार्ट इन अर्ली चाइल्डहुड and continue into adulthood, but they can also be caused by brain injury or illness. ये जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है ना,
भाषा विकार जो होता है ये है ना बाल्यावस्था से ही हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड से ही प्रारंभ हो जाता है और ये एडल्टहुड तक कंटिन्यू रहता है, एडल्टहुड तक कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि हमें ना पहली चीजें समझ में नहीं आ रही थी, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, हमें दिक्कत होती है, हमें नहीं, हमारे बस का है ही नहीं इंग्लिश, हमसे नहीं बनता बोलते, हमसे नहीं बोलता, हमें चीजें समझ में ही नहीं आ रही हैं। हमें जब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो हम एक्सप्रेस भी अपने आप को नहीं कर पाएंगे, ठीक। लेकिन बहुत बार ये सभी चीजें, ये जो विकार होते हैं वो तो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, हम बोल भी नहीं पाए, लेकिन बहुत बार इसका कारण जो है, यदि मस्तिष्क पे यदि हमें चोट लग जाती है या फिर कोई बीमारी हमें रहती है तो ये भी कारण बन जाते हैं ये भाषा विकार के। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है जहाँ पे आपके ABCD जब लिखा रहे तो ये भी लिखा रहेगा कि ये लैंग्वेज डिसऑर्डर क्यों होते हैं, साथ में यदि ब्रेन इंजरी या इलनेस भी लिखा रहेगा तो वो भी याद रखना कि वो भी कारण बनते हैं भाषा विकार के, लैंग्वेज डिसऑर्डर के, ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या है, स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है? स्पीच डिसऑर्डर इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन creating or forming the speech sounds needed to communicate with others. Speech disorder are more common in preschool age when children learn speak. बोलने में, अभी समझने में वाला और एक्सप्रेस करने में हमें दिक्कत, लेकिन स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है? LSRW हमने पढ़ा था ना, LSRW, तो ये स्पीक वाला है ना, अब ये वाला आ रहा है स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर भी अलग अलग प्रकार का होता है, उसको समझेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्पीच डिसऑर्डर इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन क्रिएटिंग और फॉर्मिंग द स्पीच साउंड्स needed to communicate with others. Speech disorder are more common in preschool age when children learn speak. ये आपको अभी समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा, ठीक। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। हिस्पिंग, हिस्पिंग क्या है? in the process of speaking, the substitution of correct letter of a word by another letter. The substitution of correct letter of a word by another letter is called hisping. Is called hisping. Hisping ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखिरकार ये हिस्पिंग क्या होता है। हिस्पिंग में यदि हम बात करें तो तुतलाना जानते हैं आप लोग, तुतलाना, जो तुतला करके बोलते हैं वो होता है हिस्पिंग। वहां पे हम गलत लेटर को यूज कर लेते हैं, किसी शब्द में हम गलत लेटर को जब यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्पिंग, तुतला रहे हैं। बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मोर कॉमन इन प्री स्कूल एज। शाला पूर्व जो उम्र होती है ना वहां से ही स्टार्ट हो जाता है ये तुतलाना। हम बहुत सारे लोग श नहीं बोल पाते, बहुत सारे लोग र नहीं बोल पाते, समझ में आ रहा है। तो ये जो तुतलाना वाला ये जो होता है बच्चों में, ये जो डिसऑर्डर होता है उसको हिस्पिंग बोलते हैं, याद रहेगा। तुतलाना में होता क्या है, याद रखो कि कोई शब्द है, शब्द में कोई लेटर है, कोई वर्ड है, वर्ड में कोई लेटर है, हमें बोलना कुछ था, हम बोल कुछ रहे। जैसे कि हमको बोलना है राम, हमको बोलना है राम, तो हम बोल रहे हैं लाम, समझ में आया। हमने र बोलना है तो हमसे ल निकल रहा है मुंह से। ये एक एग्जाम्पल बस मैं आपको बताई हूं, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लेटर को एक्सचेंज कर दे रहे हैं। हिस्पिंग में क्या होता है, तुतलाना में राम बोलना है तो हम बोल रहे हैं लाम, क्लियर है। फिर स्लरिंग क्या होता है, स्लर्ड स्पीच की यदि हम बात करें, स्लरिंग में क्या होता है, स्लर्ड स्पीच इज अ characterized by poor pronunciation of words, mumbling or a change in speed or rhythm during talking. मेडिकल टर्म जो स्लरिंग के लिए यूज होता है वो डिसआर्थ्रिया होता है। क्या होता है, डिसआर्थ्रिया। स्लरिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि हम ना किसी शब्द को जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, उसको जब बोल रहे हैं तो हम उसको ना सही तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं। जब हम किसी को बोल रहे हैं तो हम उसको सही तरीके से नहीं बोल पा रहे, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा
यानी कि अपनी जो स्पीड या रिदम को हम क्या करें, उसको चेंज करते हुए जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि हम कहीं पे अटक जाते हैं ना, जैसे कि कुछ वर्ड आए, जैसे कि हम मान करके चलते हैं डिसआर्थरिया लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा है, डिसआर्थरिया। अब इसको यदि ऐसा पढ़ा जाए डिसआर्थरिया, यानी कि बोल ना पाना, प्रोनाउंस ना कर पाना, हालांकि ये क्या लिखा है, डिसआर्थरिया लिखा है। अब इसको यदि प्रोनाउंस ना कर पाए हम, ठीक, तो हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं कि स्लर्ड स्पीच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, मम्बलिंग और अ चेंज इन स्पीड और रिदम ड्यूरिंग टॉकिंग। ये एक रिदम है, यानी कि एक स्पीड है मेरे बोलने की। अब वहां पे यदि यहाँ पे डिसआर्थरिया को मैं कैसे बोलूं, डिसआर्थरिया, समझ में आ रहा है, तो मैं वहां पे बोल नहीं पाई, प्रोनाउंस नहीं कर पाई, तो मेरी स्पीड चेंज हुई ना, चेंज मतलब धीरे हो गई, एक नॉर्मल स्पीड से धीरे हो जाना, ठीक है, रिदम बदल जाना, वो क्या होता है, स्लरिंग होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यानी कि जब हम किसी चीज को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे तो वो स्लरिंग हो गया। हिस्पिंग क्या है, तुतलाने, तुतलाने में हम क्या करते, लेटर को एक्सचेंज कर देते, यानी कि करेक्ट लेटर वहां पे बोलना था तो हम अनदर लेटर को, दूसरे लेटर को वहां पे हम बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे, अब आप लोगों को मुझे लगता है अब समझ में आ रहा होगा कि स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है। जब हम बोलते हैं उस समय जब डिसऑर्डर आता है, उस समय जो विकार आते हैं उसको स्पीच, मैंने पहले कहा था वहां पे चीज आपको समझ में आएगी नहीं, जब प्रकार देखेंगे तो समझ में आएगा, टाइप्स देखेंगे तो समझ में आएगा। आई होप अब क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब हम आ जाते स्लटरिंग और स्टैमरिंग। स्लटरिंग स्टैमरिंग क्या होता है, आइए देख लेते हैं। Sluttering, stammering is a repetitious speech. Repetitious speech. It is a speech disorder in which flow of speech is disrupted by involuntary repetitious or prolongation of sounds, words or phrases, as well as involuntary silent pause in which the person stutters, is unable to produce sound. अब इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि स्लटरिंग और स्टैमरिंग, मतलब स्टैमरिंग मतलब कि हकलाना होता है ना, अब हम लोग हकला हकला करके, जैसे जो बोला जाता है, यानी कि लेट्स से स्टैमर करना मतलब हकलाना होता है, ठीक है। हकलाना में यानी कि हम क्या करें, बार बार उसी चीज को बोल रहे, रिपीटिटियस, समझ में आया, ये क्या है, स्लटरिंग या स्टैमरिंग है। देखो यहाँ पे मैं इसलिए बोल के बता रही हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। यहाँ पे कोई भी गलत मीनिंग नहीं निकालेगा कि नहीं किस तरीके से बता, मैं केवल और केवल इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। और यदि यहाँ पे किसी की भावनाओं को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंच रहा है तो मैं बिल्कुल आप लोगों से माफी भी मांगना चाहूंगी कि मैं किसी को ये यहाँ पे केवल आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस तरीके से बोल रही हूँ जिससे आपको समझ में आ पाए, ठीक। तो स्लैटरिंग या स्लटरिंग या स्टैमरिंग क्या होता है, हकलाना होता है, यानी कि हम क्या करें, रिपीट कर रहे हैं किसी चीज को, अपनी बात को वहां पे रिपीट कर करके बोल रहे हैं, तो उसको स्टैमरिंग या स्लटरिंग बोलेंगे। क्लियर है। फिर क्लटरिंग फिर क्या होता है, ये तो स्लटरिंग हो गया। फिर क्लटरिंग क्या होता है, क्लटरिंग इज एक्सेसिव ब्रेक्स in the normal flow of speech that seems to result from disorganized speech, planning, talking too fast or spurts, or simply being unsure of what one wants to say. Cluttering का क्या मतलब होता है, इसका यदि हम देखें तो हिंदी में मीनिंग होता है संकुल ध्वनि। क्या होता है हिंदी मीनिंग इसका, संकुल ध्वनि। अब ये संकुल ध्वनि में क्या होता है कि हम ना पूरी तरीके से क्लियर नहीं आखिरकार हम बोलना क्या चाह रहे हैं, आखिरकार हम बोलना क्या चाह रहे हैं, यानी कि हम बहुत ही ज्यादा ब्रेक लगा लगा करके बोल रहे हैं। नॉर्मल फ्लो जो है हमारा वो तो ठीक है, यदि हम एकदम रुक रुक करके बोलेंगे तो हम क्या अपने विचारों को व्यक्त कर पाए, क्या हम बोल पाए क्या, यानी कि क्लियर ही नहीं है। बोलते ना कि बोलना क्या चाहते हो यार, बोलो ना क्लियर, क्या बोल रहे हो, रुक रुक के इतना बोल रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बोलते हैं ना नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो वही होता है क्लटरिंग। कि बस याद कैसे होगा, क्लटरिंग का मतलब क्या हुआ कि क्लटरिंग का मतलब यदि लेट से हम अपने दोस्तों को बोले क्या बोलना चाह रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तरीके से बोलो ना क्या बोलना है, तो बस वो तरीका जब आप बोल रहे हो ना तरीके से बोलो, यानी कि सिंपली बीइंग अनश्योर ऑफ व्हाट वन वांट्स टू से, यदि कोई क्या बोलना चाहता है हमें समझ में ही नहीं आ रहा है
तो होता क्या है इसमें, एक्सेसिव ब्रेक लग जाता है, बहुत रुक रुक के बोल रहा है। अब इतना ही रुक गया कि आपको तो समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये हमने क्या देखा, ये हमने स्पीच डिसऑर्डर देखा। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई हो। अब हम आ जाते हैं अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस में। ठीक, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले आपको चीजें समझ में ना आई हो तो दोबारा सुनिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए आप। ठीक, हम आते हैं क्वेश्चन में। क्या पूछा गया हमसे, व्हेन लर्नर्स हैव डाइवर्स बैकग्राउंड द टीचर शुड ascertain their learning style, form groups in accordance with linguistic backgrounds, use multi-linguistic approach, starts that class with brainstorming session। बताइए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यदि क्लास में डाइवर्स बैकग्राउंड बैठे, डाइवर्स बैकग्राउंड मतलब समझते हैं क्या होता है, यानी कि बहुभाषी लोग बैठे हुए हैं, बहुभाषी लोग बैठे। डाइवर्स बैकग्राउंड मतलब कि अलग 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 उनकी पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि मतलब कि भाषा वाले लोग बैठे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, टीचर को क्या करना चाहिए, असर्टेन देयर लर्निंग स्टाइल या फॉर्म ग्रुप इन अकॉर्डेंस विद लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। एक ग्रुप बना दो, ये तेलुगु वाले यहाँ पे बैठेंगे, ये उड़िया वाले यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे जो है मराठी बैठ रहे हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी वाले बैठेंगे। तो क्या टीचर को ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं, ये तो क्लियरली यहाँ पे हटा दो। ठीक, यूज मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच, यानी कि क्लास एक है लेकिन टीचर अलग अलग तेलुगु में बोल रही है, उड़िया में बोल रही है, मराठी में बोल रही है, छत्तीसगढ़ी में बोल रही है, नेपाली में बोल रही है। ये सही है क्या? ये भी नहीं है। यानी कि 40 मिनट की क्लास में क्या हो जाएगा, वो तो मतलब एक ही अलग अलग एक ही टॉपिक को अलग अलग भाषा में ही करवाते हो जाएगा। तो नहीं, ये वाला अप्रोच होना चाहिए क्या? नहीं, ये वाला अप्रोच भी नहीं होना चाहिए। असर्टेन देयर लर्निंग स्टाइल, यानी कि ठीक है चलो हम अपने तरीके से पढ़ा लेते हैं, तो वो भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, पता नहीं था, ये तीनों तो गलत हो गया, तो डेफिनेटली ये वाला तो सही है, डेफिनेटली ये वाला तो सही है। लेकिन हमें ये, अब देखो मैं यहाँ पे क्यों ये चीज को बताई, जिससे ना यदि आप लोगों को ये पता है कि नहीं ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं, ये वाला तो आंसर हमारा होगा ही नहीं, तो डेफिनेटली जो बचा है वो वाला तो हो ही जाएगा ना आंसर। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या है आंसर। ठीक, स्टार्ट्स दैट क्लास विद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्टार्ट ये करते हैं, अच्छा ये बताओ किसको क्या पता है, ऐसी होता है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, किसको क्या क्या पता है। अब वहीं पे पता चल जाएगा कि लर्नर्स हैव डाइवर्स बैकग्राउंड, द टीचर शुड, यानी कि आप स्टार्ट करो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपको क्या क्या पता है, बच्चे बताने लग गए कि हमको ये पता है। ठीक, स्टार्ट्स दैट क्लास विद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, यानी कि आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है अभी थोड़ा मुझे बताओ तो वहां से टीचर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये सब नहीं थे, ये सब आंसर नहीं है और इसीलिए ये आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये होता है एलिमिनेशन ट्रिक, एलिमिनेशन ट्रिक्स अपनाना और आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्यों आपको पता है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे ना हमें पता नहीं होता कि इसका आंसर क्या होगा, हमें नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन क्या हम वहां पे पढ़ करके ये निकाल सकते हैं क्या? नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, जो बचा है तो वो तो होगा ही। ठीक, समझ में आया? आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एडवोकेट्स दैट लैंग्वेज लर्नर इज अ रिसीवर ऑफ लैंग्वेज, producer of language, uses of grammatical errors और construction of knowledge languages। बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने क्या कहा है, जो भाषा को पढ़ते हैं वो क्या है? वो भाषा को ग्रहण करने वाले हैं या भाषा को प्रोड्यूस करने वाले हैं, यानी कि उत्पादक है भाषा के, या यूज ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स है, यानी कि वो केवल व्याकरण संबंधी त्रुटियां ही निकालने वाले लोग हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज लैंग्वेज है, या फिर वो नॉलेज यानी कि ज्ञान या भाषा को क्या करें, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज लर्नर्स क्या होते हैं? अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया ना, अब आप यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक मत लगाना। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बताया एलिमिनेशन लगाओ, अब आप बोल रहे हो मत लगाना। हाँ, मत लगाना। क्यों मत लगाना? क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने क्या कहा है।
ठीक है, नेशनल कैरिकुलम एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है। यदि आपको पता है कि एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है तो ही सॉल्व करना। यदि आपको नहीं पता है कि एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है तो ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन ट्रिक लागू नहीं होती। यदि पता है तो ठीक, नहीं पता है तो उसको हम लोगों को अवॉइड करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि हमें यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आगे बढ़ो। वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपली टाइम वेस्ट नहीं करना है बस। ठीक, ये मेरा कहना है आपको। तो एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है, लैंग्वेज लर्नर क्या होता है, भाषा को पढ़ने वाले क्या होते हैं, वो भाषा को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो भाषा को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आया, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज लैंग्वेज है वो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। Correct pronunciation of individual sounds is related to accuracy, fluency, both accuracy and fluency, neither accuracy and fluency। बताइए, यदि हम किसी चीज को सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं, उसका उच्चारण यदि हम सही कर पा रहे हैं तो वो किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, जब हमारा उच्चारण सही है तो वो किससे संबंधित है बताइए। तो देखो, जब हम उच्चारण कर पाते हैं इसका मतलब हम सही, यहाँ पे तो खुद ही लिख दिया ना, करेक्ट। जब करेक्ट है तो वो एक्यूरेट है। क्या है, एक्यूरेट है। लेकिन क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही यदि उच्चारण है। अब ये बताओ, हम अटकते कब हैं, हम अटकते तब हैं जब हम उच्चारण सही नहीं कर पाते। जब हम उच्चारण सही नहीं कर पाते तब वहां पे हमारी नॉर्मल स्पीड, हम वहां पे रुक जाएंगे, हम थोड़ा वहां पे अटक जाएंगे। जब हमारा उच्चारण सही है, जब हम प्रोनाउंस सही से कर रहे हैं, जब हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होता है तो वहां पे एक्यूरेसी भी आती है और फ्लुएंसी भी आती है। आप पूरे फ्लो में बोल जाओगे, एक बार में बोल जाओगे। और यदि हमें पढ़ना नहीं आ रहा है, हम सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो हम वहां पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, जितनी चीजें हमें पढ़नी थी वो हमने पढ़ लिया। अब वहां से आपको समझना कैसे और सॉल्व कैसे करना है, इसीलिए मैंने हर एक सेशन में एमसीक्यू लाया है, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने टॉपिक तो कर लिया, लेकिन टॉपिक के बाद क्या हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे, क्या हम समझ पा रहे, हमें चीजें क्या याद हो पा रही। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि हाँ, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन ना कि कैसे स्टार्ट किया जाए। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग से। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू, आपको क्या पता है बताइए, ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने पढ़ लिया है, अब आपको क्या पता है, अब आप बताएंगे। तो बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश वर्ड्स द लर्नर शुड know the meaning only, know the spelling, know how to write words, know the spelling, meaning and how they are pronounced। क्या पूछा जा रहा है, ये तो आप लोग, मुझे लगता है आप सबसे बन जाएगा। पढ़िए और बनाइए, ठीक, पॉज करिए और बनाइए, मुझे लगता है सबसे बन जाएगा। इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश वर्ड द लर्नर शुड, सही उच्चारण करने के लिए क्या चाहिए, एक पाठक को क्या चाहिए, नो, उच्चारण सही करना है आपका। ठीक है, नो द मीनिंग ओनली, केवल आप मीनिंग जान रहे हैं तो क्या उच्चारण सही हो जाएगा, क्या नहीं। अर्थ जानने से उच्चारण कहां से सही हो जाएगा, नहीं होगा। स्पेलिंग जानोगे केवल तो उच्चारण सही कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। नो हाउ टू राइट वर्ड्स, यदि जान गए कि लिखा कैसे जाता है तो क्या सही कर पाओगे, क्या उच्चारण सही कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। जब ये तीनों चीज नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, ये तो होगा, लेकिन ये तो होगा, लेकिन इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है नो द स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या है वो आपको पता है, मीनिंग क्या है वो आपको पता है, और उसका उच्चारण कैसे करना है ये आपको पता है। और देखो पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है, इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण जानने के लिए पाठक को क्या करना है, इंग्लिश वर्ड के किसी भी इंग्लिश शब्द का सही उच्चारण जानने के लिए पाठक को क्या करना है, तो स्पेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है, स्पेलिंग आनी चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए और उसका उच्चारण आना चाहिए।
क्लियर है, समझ में आया, इसीलिए मैंने कहा कि आप सभी से बन गया होगा। फिर उसके बाद हम आ जाते विच इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, लेजिबिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, स्पेसिंग, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स। बताइए यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी अच्छी लिखावट की खासियत नहीं है, अच्छी लिखावट का गुण नहीं है। लेजिबिलिटी लेजिबल है, फिर डिस्टिंक्टिवनेस अलग अलग है, स्पेसिंग है अलग 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 ऐसे स्पेस दे दे के लिखें। फिर क्या लिखा, नॉट अ क्वालिटी, कौन सी नहीं है, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर। नॉट अ क्वालिटी यानी कि आपको ये, यदि आपको ये पता है कि ये गुण होते हैं तो जो नहीं होते वो आपको पता चल जाएगा। अब ये बताओ, आप कुछ चीज लिख रहे हो तो वो लेजिबल होना चाहिए कि नहीं, पढ़ सको ना, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। हमने लिखा एप्पल, हमने क्या लिखा, एप्पल लिख दिया, ठीक, तो लेजिबल होना चाहिए तभी तो आप पढ़ पाए ना, हाँ एप्पल है। डिस्टिंक्टिवनेस अलग होना चाहिए ना, आपको अलग से पता चलना चाहिए। फिर स्पेसिंग, नॉर्मल जो स्पेसिंग होती है वो भी होनी, ये नहीं अब इस तरीके से लिखा है, कहीं पे ये लिखा है, कहीं पे ये लिखा है, कहीं पे ऐसे लिखा है, आप क्या जानो कहाँ पे क्या है, एप्पल है कि एप्पली है कि क्या है। तो ये तो स्पेसिंग होनी चाहिए नॉर्मल। यदि बॉक्स बना है तो नॉर्मल स्पेसिंग वहां पे आनी चाहिए, यदि बॉक्स नहीं बना है तो ऐसे लिखना है हमें, ठीक है। तो नॉट अ गुड क्वालिटी, लेजिबिलिटी बिल्कुल होती है, आप पढ़ नहीं पाओगे, लेजिबल नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। डिस्टिंक्टिवनेस अलग होना चाहिए, स्पेसिंग यानी कि निश्चित स्पेस दे करके लिखना है। जब ये तीनों ही गुण होते हैं तो ये इसका मतलब ये गुण नहीं है। ये गुण कैसे नहीं है, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर, यदि यूनिफॉर्म नहीं है लेटर्स, यदि हम मान करके चलें जैसे कि हमने लिखा किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, तो APPLE ये हो गया एप्पल, BALL बॉल हो गया। अब यूनिफॉर्म इन द साइज ऑफ लेटर, मैंने लिखा इतना बड़ा A, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद P, अब ये E और उसके बाद ये E, ये होना चाहिए क्या, ये वही लिखा है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक तरीके से होने चाहिए। कौन सा वाला सही है, ये सही है, ये सही, क्या ये भी सही है, ये गलत है। जब ये गलत है इसका मतलब ये गुण व्हाट इज विच इज नॉट अ क्वालिटी। तो यदि यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक रूप, यदि जितने भी हमने लेटर्स लिखे हैं यदि उसमें एक रूपता नहीं हो, एक रूपता की कमी अच्छी लिखावट की खासियत नहीं है, एक रूपता होनी चाहिए, सभी लेटर्स में एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए साइज ऑफ लेटर्स में, ठीक। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर। प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इजीली सॉल्व्ड थ्रू डिक्शनरी, टेक्स्ट बुक, डिक्टेशन, टीचिंग एड्स। प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर, यदि स्पेलिंग एरर है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यदि स्पेलिंग एरर है उसको कैसे सॉल्व करोगे, डिक्शनरी देखोगे, टेक्स्ट बुक देखोगे, डिक्टेशन से या टीचिंग एड से। यदि स्पेलिंग एरर है कहीं पे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, डिक्शनरी, हर वक्त डिक्शनरी लेके घूम रहे हो क्या, नहीं घूम रहे हो, ठीक। टेक्स्ट बुक तुरंत बुक खोलो देखो, नहीं। तो टीचिंग एड, हर वक्त टीचर आपकी मदद करते रहेंगे, नहीं। डिक्टेट कर लो ना, डिक्टेट कर लो। अब बताओ, हमने तो स्कूल में पढ़ा एप्पल, हमने पढ़ा एरोप्लेन, हमने पढ़ा एंट, लेकिन आज हम जो भी स्पेलिंग आए हम लिख पाते हैं कि नहीं, क्यों लिख पाते हैं, इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि डिक्टेशन पे कैसे लिखना है। हमने पढ़ा आम, हमने पढ़ा अनार, लेकिन क्या आज हम क्या कोई भी शब्द को लिख नहीं पाते हैं, क्या लिख पाते हैं। डिक्टेशन से कि सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, डिक्टेट करेगा, हम लिखेंगे। स्पेलिंग एरर को वैसे ही हटाया जा सकता है जब हम, जैसे कि पढ़ा कैसे जाता है इसको,
कैसे पढ़ाया, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना पढ़ाएंगे कैसे। आप एरोप्लेन को कैसे पढ़ाओगे, जब याद करवाना है बच्चों को तो तोड़ तोड़ के याद करवाते, तोड़ तोड़ के कैसे याद करवाते, जैसे कि रैट, कैट, मैट, ये इसको एक तरीके से याद करवाते हैं कि एक जैसे साउंड वाले हैं, एक जैसे साउंड वाले हैं, तो बच्चे लिख पा रहे हैं। आपने रैट बोला, अब बच्चा आप डिक्टेट करो कैट, तो वहां पे वो उसका हालांकि आपको पढ़ाना पड़ेगा लेकिन डिक्टेशन से स्पेलिंग एरर सही होता है। आप बोलोगे रैट, अब दिमाग में आया अच्छा रैट, कैट, मैट, ऐसा होता है, यानी कि डिक्टेशन से जो है स्पेलिंग एरर सही हो जाती है। ठीक है, कैसे सही होती है, डिक्टेशन से। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, डिक्टेशन। ठीक, तो ये हमने जो है आपके ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था चैलेंजेस वाला, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बस केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है आप लोगों का, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में अपने कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे फिर आप लोगों का इंग्लिश पेडागोगी का जितना भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो सभी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ज़रूर ले सकें। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं ना, वो हमें मोटिवेट करता है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखने के, किसी चीज़ को देखने के इच्छुक होते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि अब शिक्षक भर्ती भी निकलने वाली है। ठीक है, हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंस किया हुआ है, हर चीज जो है उसकी सब चीज आप लोगों को पता है, जानकारी भी है। तो शिक्षक भर्ती निकल, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा यदि शेयर करोगे तो वो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए कंटिन्यूअसली अच्छे कंटेंट लाते रहें और अच्छे तरीके से आप लोगों तक चीजें आप लोगों तक पहुंचाते रहें। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।